महाकाल तो कालों के काल है, तो उसी प्रकार महामृत्युंजय है। जहाँ पर डॉक्टर का प्रयास खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ही त्र्यंबकेश्वर जी का नाम चालू हो जाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 3 मुख्य ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थिर है। पहला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और तीसरा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप भी एक ही यात्रा में इस तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी यात्रा की किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ में हर एक जगह पे खाने के ऑप्शन कहाँ पर है, रहने के क्या ऑप्शन है, ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी कौन सी जगह है उस शहर में जिसे आप दर्शन करने जा सकते हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस कंप्लीट यात्रा के दौरान आपको कितना खर्च आएगा, मतलब आपका टोटल कितना बजट होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन तीनों ज्योतिर्लिंग में से आपको कौन से ज्योतिर्लिंग का पहला दर्शन करना चाहिए। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए, इसके बाद करने चाहिए। मैं यहाँ पे यह आपको रेकमेंड करूँगी कि आपके घर से जो भी ज्योतिर्लिंग नज़दीक पड़ रहा है आप वहाँ पे जाओ। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जो रूट फॉलो किया था उनके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले गई थी नासिक, क्योंकि नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर महाराज है, तो पहले मैंने उनके दर्शन किए थे। आपको भी यह रूट बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुँचे। त्र्यंबकेश्वर तक आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं या फिर बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर आप मैं फ्लाइट की बात करूं तो आप नासिक एयरपोर्ट आ जाइए, या फिर अगर आप चाहे तो मुंबई एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पुणे एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। और किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे ना तो उससे बाहर निकलिए और उसके बाद आपको बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको त्र्यंबकेश्वर तक ड्रॉप करती है। या फिर अगर आप चाहे तो नासिक बस स्टेशन आ सकते हैं और यहाँ से आपको शेयरिंग वाली बस मिल जाएंगी जो कि सिर्फ ₹50 में नासिक बस स्टेशन में आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ड्रॉप करेंगी। अब बात करते हैं बाय रेल से। तो अगर आप रेल से आने की सोच रहे हैं तो नासिक रोड जो रेलवे स्टेशन है यहाँ आए और उसके बाहर चलने वाली ऑटो से या फिर शेयरिंग वाली बस से लेके आप त्र्यंबकेश्वर तक आ सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप अपनी गाड़ियों से भी आना चाहते हैं ना तो भी आप आ सकते हैं। रोड काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इनफैक्ट पार्किंग की भी व्यवस्था है, तो आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करके मंदिर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बाय बस आने की सोच रहे हैं तो भी आप कोई इश्यू नहीं होगी, क्योंकि यह आप देख सकते हैं यह बस स्टेशन है। मैं तो बाय बस ही गई थी, तो हमारी जो गाड़ी थी वो यहीं पे पार्क हुई थी। यह पार्किंग एरिया है जो कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो कुछ इसी तरीके से आप त्र्यंबकेश्वर में पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर से जो बस स्टेशन है वो 500 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसी रास्ते में आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे, कई सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगी जहाँ आप आसानी से रूम लेकर रुक सकते हैं। यहाँ जो रूम है उसका चार्ज होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको ₹800 से 1200 पर नाइट के हिसाब से चार्जिंग देने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको भक्त निवास और कुछ आश्रम भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ ₹500 में आपको एक बेड मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अब बात करते हैं दर्शन कैसे करने हैं। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको लोको रूम जाना होगा, क्योंकि आप अपने पास जो भी पर्स लिए रहेंगे या फिर आपके पास कोई भी लगेज रहेगा या फिर शूज वगैरह भी रहेंगे ना, वो भी आप इधर लॉकर में ही जमा करेंगे।
या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास यह होता है कि जिस भी दुकान से आप फूल प्रसाद ले वहीं पे अपने जो सामान है, जूते चप्पल है, वो वही उतार के जाए, यहाँ से प्रसाद लीजिए और फिर आप सीधे जो लाइन लगती है ना उधर आप जाके लगे। अगर आप नॉर्मल डेज में जाते हैं ना, मतलब जब सावन नहीं होता है, नॉर्मल महीने में जाते हैं, तब यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी दर्शन हो जाता है। हालांकि जब आप सावन में जाएंगे या फिर आप शिवरात्रि के टाइम पे जाते हो या फिर नॉर्मल भी अगर आप सोमवार के दिन जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रश देखने को मिलती है। भीड़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो वीआईपी टिकट ले सकते हैं। आप ₹200 पर पर्सन आपको उसके चार्जिंग देने होते हैं और उसके बाद आप जाकर गर्भगृह में भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे बाहर एक वरिष्ठ स्क्रीन भी लगी रहती है जिस पर आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर किसी तरह के भगवान शिव जी का जल अभिषेक हो रहा है। तो यहाँ दर्शन करके आप बाहर निकलिए और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाहर आपको और कौन कौन सी जगह है त्र्यंबकेश्वर में जिसको आप घूमने जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कृशावत तीर्थ का। तो बेसिकली यह एक छोटा सा जलाशय है और जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं। और इसके बाद आपको जाना चाहिए ब्रह्मगिरी पर्वत। बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली मॉनसून के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इस पर्वत पर चढ़ने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियों की चढ़ाई आपको करनी पड़ती है। बारिश के टाइम पे अगर जाओगे तो काफ़ी यहाँ पे मतलब फिसलने पर रास्ते भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ तक ऑटो भी जाते हैं, तो भाई ऑटो भी आप यहाँ तक जा सकती है, लेकिन चढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ती है। और जब आप पर्वत के ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको एक पेनोरमिक व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिव जटा मंदिर है और यहाँ पे आपको नदी का उद्गम स्थल भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रह्मगिरी के मुख्य जो दर्शन होते हैं वो यहाँ से देखते हैं आपको। और जो शिव जटा मंदिर है ना, यह काफी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने यह अपनी जटा को पटका था और मतलब अभी भी उसके थोड़े निशान है यहाँ पे बने हुए। तो कुछ इस तरह से इन जगहों को आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में आपको खाने की क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलती है। बहुत सस्ता खाना है, ₹50 में आसानी से आपको पेट भर के खाना यहाँ पे मिल जाएगा। वही अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो उनकी भी व्यवस्था है। 60 से 80 रुपया में आपको थाली मिल जाएगी और उसमें भी भरपेट खाना आपको मिलेगा। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो नॉर्मली अगर आप चाहते हैं अच्छे से दर्शन हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है वो बेस्ट रहता है यहाँ आने का, क्योंकि उसके बाद जब आप मानसून के टाइम पे आते हो तो ऑलमोस्ट उधर सावन आ जाता है। जुलाई से लेके अगस्त तक आप महीने में सावन का रहता है और उस टाइम पे थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैंने जितनी भी जगह आपको दिखाई, इस सारी जगहों को आप एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं, बरसते कि आप सुबह से ही अपनी यात्रा शुरू कर दे। मतलब सबसे पहले आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जाए, उसके बाद बाकी बची जगहों के आप दर्शन करके जाएंगे। एंड इस तरीके से मतलब पूरा दिन लग जाएगा आपको त्र्यंबकेश्वर में। एंड शाम होते होते वापस आपको आ जाना है नासिक, क्योंकि हमें अब दूसरे दिन की जो हमारी यात्रा होने वाली है उसकी शुरुआत करनी है। और दूसरे दिन में हम लोग जाएंगे नासिक से औरंगाबाद। नासिक से औरंगाबाद जाने के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएंगी। आप चाहे तो बाय ट्रेन जा सकते हैं या फिर मेरी माने तो सबसे जो इजी है वो है बस लेना। मतलब जैसे ही आप नासिक से बस स्टेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट बसेस भी मिल जाएंगी। तो चाहे तो आप रेल से जा सकते हो, चाहे आप बस से जा सकते हो। तो एक बार बस स्टेशन फिर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको
इस तरीके की शेयरिंग वाली गाड़ियाँ लेनी है जो कि सिर्फ ₹50 में आपसे लेती है और सीधे आपको मंदिर का पार्किंग एरिया है वहाँ पर आपको ड्रॉप करती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पार्किंग एरिया में। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में फ़ोन लेकर जाना अलाउ नहीं होता है। तो मंदिर के बाहर ही आपको कई सारे ऐसे लॉकर रूम मिल जाएंगे जहाँ पे सिर्फ ₹10 में आप अपना फ़ोन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जूते चप्पल भी इधर आप उतार सकते हैं और बाहर मिलने वाले जो प्रसाद की दुकान होती है वहाँ से प्रसाद खरीदिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मंदिर में दर्शन किस तरीके से करने हैं। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। और मंदिर में जब आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहाँ एक रूल है कि जितने भी पुरुष होते हैं उनको अपने कमर के ऊपर का जो भी वस्त्र होता है उसे निकालकर गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। साथ ही साथ जो महिलाएं होती है उनको भी साड़ी या फिर सूट पहनने के ही मंदिर में जाने अलाउड है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो गर्भगृह है वह थोड़ा स्पेशियस है, तो अगर आप यहाँ पे आराम से बैठ के पूजा पाठ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो पंडित रहते हैं उनकी मदद से भी अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मंदिर में दर्शन करने हैं। उसके बाद आप मंदिर से बाहर आइए और मंदिर से बाहर ही आपको खाने की भी कई सारी व्यवस्था देखने को मिलेंगी, जिसमें मेन आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे ढाबे टाइप रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और कुछ होटल वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप चाय नाश्ता या फिर लंच कर सकते हैं, रात का डिनर कर सकते हैं, भोजन इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि घृष्णेश्वर में रुकने की क्या क्या व्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी। तो नॉर्मल क्या होता है कि जो भी लोग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं ना, वो औरंगाबाद में मेन सिटी में रुकना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। बस स्टेशन आपको घृष्णेश्वर में भी रुकने की काफ़ी व्यवस्था देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे भक्त निवास भी है, यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते रूम मिल जाते हैं, नॉन एसी, और यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेंगे। एक साई गेस्ट हाउस करके है, इसके यहाँ भी आप चाहे तो रुक सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। अब मैं आपको बात करने वाली हूँ कि अगर घृष्णेश्वर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के अलावा और कौन कौन सी जगह घूम के जा सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो एक कुंड का, जिसका नाम है शिवालय तीर्थ कुंड। मंदिर से कुछ ही मीटर की डिस्टेंस पे यह कुंड बना हुआ है और इस केस पे अगर आप चाहे तो मंदिर में दर्शन करने से पहले आ सकते हैं। यहाँ पे नहा लीजिए और उसके बाद आप जाइए मंदिर के दर्शन करने। इनके अलावा अगर आप कभी भी घृष्णेश्वर जाते हैं तो यहाँ पास में ही मौजूद है एलोरा केव, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भाई यहाँ पे आना तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ जो जगह है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल इस जगह पे आइए। यहाँ पे जो ये पूरा केव है ना, वो जो रॉक होता है ना उसको कट करके बहुत ही अच्छी तरीके से नक्शाकारी करके ये पूरे केव को बनाया गया है। जैसे कि केव के अंदर आप जाए ना, वहाँ पे आप एक टेम्पल भी देखने को मिलेंगे जिसे कैलाश टेम्पल कहते हैं। और इन टेम्पल की खासियत ही है कि नॉर्मली क्या होता है कि मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेस से हाइट की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर हाइट की तरफ से मतलब मंदिर का कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हुआ था और फिर जाने से निर्माण हुआ था। एलोरा केव्स को देखने के बाद नेक्स्ट प्लेस जहाँ आपको जाना चाहिए है भद्र मारुति मंदिर। यहाँ पे भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। साथ ही साथ पास में ही मौजूद है विश्वकर्मा मंदिर। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति रहती है, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ सब करते हुए आप मान के चलिए कि रात को हो जाएगी और रात में फिर आपको औरंगाबाद से ट्रेन लेकर पुणे तक की, अगर औरंगाबाद से पुणे की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है, मतलब डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो फिर आप औरंगाबाद से पुणे की जो डायरेक्ट बसेस चलती है आप उनकी मदद से पुणे तक आ सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा तीसरा दिन होगा उसकी शुरुआत पुणे से होगी
और पुणे से पास में ही है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो आज हम करने हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो चलिए अब मैं आपको तीसरे दिन की प्लानिंग बताती हूँ। और इसमें सबसे पहले जब आप स्टेशन पे जाते हैं या फिर बस स्टेशन आते हैं तो पुणे बस स्टेशन या फिर पुणे स्टेशन से आपको भीमाशंकर के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी जो कि 100 से ₹150 लेती है और आपको मंदिर का जो पार्किंग एरिया होता है ना वहाँ पे ड्रॉप करती है। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि भीमाशंकर में जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन कैसे करने हैं। तो जो पार्किंग एरिया जहाँ पर आपको आपकी गाड़ी ड्रॉप करती है ना वहाँ से कुछ सीढ़ियों को चलते हुए आपको मंदिर में आना होता है। और यहाँ पे नॉर्मल डे में भीड़ नहीं रहती है, लेकिन अगर आप सावन में आते हैं या फिर मंडे को आते हैं ना तो आपको अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है कि आपको बाहर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की एक खासियत यह है कि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वह नॉर्मली चांदी के कवच से चढ़ा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जैसे सुबह की जब आरती होती है ना तब इन चांदी के कवच को हटाया जाता है और उस टाइम पे जो ज्योतिर्लिंग का मुख्य स्वरूप है उसके दर्शन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भीमाशंकर में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो जो नॉर्मल सीजन में लोग आते हैं ना वो पुणे रुकना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि अगर आप चाहे तो भीमाशंकर में रुकना चाहे तो यहाँ भी आपको रूम वगैरह मिल जाते हैं आसानी से। हालांकि ये थोड़े से ना कॉस्टली होते हैं। अगर आप सीजन में आते हैं तो स्पेशली 1500 से लेके 3000 तक आपको पर रूम के हिसाब से किराया देना होगा। यहाँ पास में ही एक भीमाशंकर होम स्टे है जिसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दे दिया है। यह सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। यह फिर भी आप चाहे अनिकेत लॉज में भी रुक सकते हैं। यहाँ का भी किराया थोड़ा कम है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ रुकने भी की भी व्यवस्था है। अब बात करते हैं कि भीमाशंकर में खाने की क्या व्यवस्था है। तो जैसे ही आप मंदिर की तरफ जाते हो ना तो बीच रास्तों में आपको एक छोटा सा मार्केट भी देखने को मिलेगा। तो भीमाशंकर का जो ये मार्केट एरिया है ना यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ का सबसे जो फेमस है वो है पेड़ा। तो यहाँ से पेड़ा लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चाय, कॉफ़ी और मैगी वगैरह तो मिल ही जाएंगी। लंच डिनर भी आप आसानी से कर सकते हैं इधर। चलिए तो अब बात करते हैं कि भीमाशंकर के आसपास कौन कौन सी जगह है जिसे आप घूमने जा सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो नाम आता है वो है गुप्त भीमाशंकर का। गुप्त भीमाशंकर जो रास्ते है वह बहुत ही सुंदर है और जंगलों के बीच होकर जाता है। स्पेशली जब आप मॉनसून के टाइम पर आएंगे ना तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। गुप्त भीमा तक जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है और ट्रैकिंग करने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही है गुप्त भीमाशंकर और यहाँ पर पास में ही आपको भीमा नदी का उद्गम स्थल भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर में ही एक और व्यू पॉइंट है जिसका नाम है मुंबई व्यू पॉइंट। तो अगर आपको सनसेट देखना है तो आप इस पॉइंट पे जरूर आए। और उसके बाद अगर आप पास टाइम है तो आप चाहे तो यहाँ पे महादेव जी जो वन है जहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे रोकना हनुमान मंदिर नाम से जानते हैं। इस मंदिर में भी दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर के आगे एक छोटा सा जलाशय है। तो गाइज कुछ ही इस तरीके से आप अपने ट्रिप प्लानिंग कर सकते हैं। 3 दिनों में 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके अब वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ कि इस पूरी ट्रिप के दौरान आपका बजट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट करें, उसके बाद हम घृष्णेश्वर गए, उसके बाद हम भीमाशंकर में दर्शन करें। तो अगर मैं ऑन एज आवर की बात करूं तो पर्सनल आपको मान के चलिए कि 10,000 तक खर्च आता है। 10,000 अगर आप ही एक ही ट्रिप में करते हो ना तो आपका 10,000 जी आएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग ट्रिप में करोगे ना तो 3 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग दर्शन तो आपका खर्चा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हर बार ट्रांसपोर्ट का आपको अलग से बजट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं
तो एक ही बारी में तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन अच्छे से कर ले। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करा है, पूरी जो एक डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रिप की प्लानिंग करनी चाहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करा है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी जब वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। जय महादेव।